Bismillahirrahmanirrahim. In previous lecture, we have discussed the basic concepts of budgeting methods. Okay, कि budgeting क्या है और उसकी जो different terminologies थी हमने उसको discuss किया था previous class में. ठीक है. Today we will discuss the methods of budgeting. कि बजट को हम किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है. तो अगर प्रीवियस लेक्चर में कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. कि actually we have discussed that in order to develop the budget, actually we have to forecast about the resources. ठीक है. कि कौन कौन से रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं और कितने क्वांटिटी के रिक्वायर्ड हैं और कब वो रिक्वायर्ड होंगे और उसका कास्ट क्या होगा. दैट इज बजटिंग. ठीक है. दैट व्हाट रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड, व्हाट विल बी इट्स क्वांटिटी, मीन कौन से रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे, कितने रिक्वायर्ड होंगे और कब रिक्वायर्ड होंगे. दिस इज कॉल्ड बजटिंग. और उसका कास्ट क्या होगा तो फिर इसको कास्ट एस्टिमेशन कहते हैं. ठीक है. हमारे पास दो टर्म्स है ना, एक बजट है और एक कास्ट एस्टिमेशन है. सो बजटिंग इज जस्ट अबाउट द लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है. दैट which type of resource is required, when it will be required, and how much it will be required. That is budgeting. And then converting the amount of resources into monetary term, कि उसकी cost क्या होगी उस in term of money, then it is called cost estimation. Okay. And as we have discussed that uncertainty are involved because actually we are forecasting. Okay, we are forecasting the resources for future utilization. ठीक है. आज आप जो एलोकेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज के ना, वो फ्यूचर में यूटिलाइज होंगे. सो अगर आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं, आप फोरकास्टिंग कर रहे हैं, सो देन अनसर्टेनिटी मस्ट बी इन्वॉल्व देयर. ठीक है. और अनसर्टेनिटी जो है फिर वो डिपेंड करते हैं प्रेडिक्शन पे. कि सपोज अगर आप एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर रहे हैं, एक्यूरेट फोरकास्टिंग कर रहे हैं, सो देन द अनसर्टेनिटी विल बी मिनिमम. ठीक है. सपोज अगर एस्टिमेटर जो है, द एस्टिमेटर इज एक्सपीरियंस्ड पर्सन, सो देन ही कैन फोरकास्ट और ही कैन प्रेडिक्ट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज. तो फिर उसमें अनसर्टेनिटी कम होगी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ ब्रेक्स दैट विल बी यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट अ ब्रेक वॉल ऑफ नॉन डायमेंशन. सपोज अगर ऑलरेडी किसी की एक्सपीरियंस है कंस्ट्रक्शन की, सो अगर आपको पता हो कि सपोज हमारे पास 10 फीट लेंथ हो वॉल का और 8 फीट उसका हाइट हो, तो उसमें कितने ब्रेक्स आ सकते हैं. ठीक है. सो सपोज अगर 10 by 8 वॉल है, फॉर एग्जाम्पल, उसमें 400 ब्रेक्स आ सकते हैं. तो फिर अगर कोई भी वॉल हो, आपके पास एक थंब रूल अवेलेबल है, आपके पास एक रफ एस्टिमेट अवेलेबल है. अब सपोज अगर आपसे कोई पूछे कि 20 by 16 वॉल पे कितने ब्रेक्स आएंगे, तो यू कैन से दैट 800. ठीक है. एंड इट विल बी +-1%. ठीक है. या 800 से 1% कम हो सकते हैं या 800 से 1% ज्यादा हो सकते हैं. तो जितनी एस्टिमेटर की एक्सपीरियंस होंगी, उतनी बजटिंग में या कॉस्ट एस्टिमेशन में अनसर्टिनिटी जो है वो कम होगा. ठीक है. इन मेनी फील्ड कॉस्ट एस्टिमेशन आर वेल डिफाइंड. ठीक है. मीन जिस तरह कंस्ट्रक्शन का फील्ड है, ठीक है, तो उसकी कुछ कॉस्ट एस्टिमेशन जो होता है वो कोडिफाइड होता है, वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड्स होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपका जो सपोज कितना एरिया है कंस्ट्रक्शन में, सपोज कितना एरिया कवर करेंगे, सो उस पे जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगा, देन वी आर फाइंडिंग आउट बाय मल्टीप्लाइंग द एरिया. ठीक है. द कवर्ड एरिया मल्टीप्लाइड बाय द स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट एरिया.
ठीक है, कि 1 स्क्वायर फीट का स्टैंडर्ड कास्ट कितना है, उसको टोटल एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास टोटल एरिया का बजट जो है वो आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि सम प्रोजेक्ट्स के लिए कॉस्ट एस्टिमेशन जो होते हैं वो ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज्ड होता है, वो कोडिफाइड होता है बेस्ड ऑन यूनिट कंस्ट्रक्शन। तो फिर आप उससे टोटल कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, या जिस तरह एक एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल इफ यू हैव ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड अ डबल लेन रोड। ठीक है, एक कंट्रैक्टर है या एक ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज उन्होंने ऑलरेडी 2 लेन रोड कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। अब सपोज सिमिलर मटेरियल से और सिमिलर कंडीशन पे अगर वो 4 लेन रोड कंस्ट्रक्ट करना चाहें तो क्या करेंगे, ये 2 लेन पे जो खर्चा आया हुआ है उसको डबल कर लें, सो दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ द 4 लेन रोड। ठीक है, सो दीज आर एक्चुअली द कोड्स या दीज आर एक्चुअली द स्टैंडर्ड्स which someone can apply for the budget preparation or for the cost estimation। ठीक है, तो एक्चुअली वी हैव 2 टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन। रिमेंबर, जब आप बजटिंग करते हैं या कास्ट एस्टिमेशन करते हैं तो हमारे पास दो दो टाइप्स होते हैं बजटिंग की। एक पैरामेट्रिक एस्टिमेशन है और एक जो है वो एनालॉग एस्टिमेशन है। पैरामेट्रिक एस्टिमेशन जो है दैट इज मोर एक्यूरेट। ठीक है, एंड एक्चुअली इन पैरामेट्रिक एस्टिमेशन वी आर यूजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। ठीक है, जिस तरह हमने एक एग्जांपल की ना कि अगर स्टैंडर्ड यूनिट एरिया पे फॉर एग्जांपल एक्स कास्ट आ रहा है, ठीक है, स्टैंडर्डली फॉर एग्जांपल 1200 रुपीज आर चार्ज पर स्क्वायर फीट ऑफ एरिया। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड है। अब आपके पास टोटल एरिया कितना है, वो एरिया इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, so you will get the total budget, you will get the total cost of construction। this is called parametric estimation। ठीक है, कि आपके पास रिलेशनशिप अवेलेबल है ना कि यूनिट कास्ट कितना है और नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, उसको आप मल्टीप्लाई कर लें, यू विल गेट द एस्टिमेशन। दैट इज कॉल्ड पैरामेट्रिक एस्टिमेशन। सेकंड एस्टिमेशन जो है उसको एनालॉग एस्टिमेशन कहते हैं। एनालॉग एस्टिमेशन जो है दैट इज वी कैन से दैट रूल ऑफ थंब या कंपेयरिंग अ पास्ट सिमिलर प्रोजेक्ट टू योर करंट प्रोजेक्ट। सपोज अगर करंटली आप एक प्रोजेक्ट के लिए बजट प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो आप सोचे कि पास्ट में आपने अगर सिमिलर प्रोजेक्ट किया हुआ है तो उस पे कितना खर्चा आया था, उसका कॉस्ट कितना था, उसका बजट कितना था, वही बजट और कॉस्ट विल बी अप्लाइड फॉर द करंट प्रोजेक्ट। सो दिस इज कॉल्ड द एनालॉग एस्टिमेशन, दिस इज कॉल्ड द एनालॉग मेथड। ठीक है, सो दो मेथड है बजटिंग की, एक पैरामेट्रिक एस्टिमेशन है और एक एनालॉग एस्टिमेशन है। सो पैरामेट्रिक एस्टिमेशन विल डिपेंड ऑन वेल नोन स्टैटिस्टिकल कोरिलेशन। ठीक है, हमारे पास कोरिलेशंस अवेलेबल होंगे, जिस तरह यूनिट की कास्ट अवेलेबल है और उसको नंबर ऑफ यूनिट के साथ मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, और एनालॉग जो है दैट विल बी कंपेयरिंग ऑफ द पास्ट प्रोजेक्ट विद द करंट प्रोजेक्ट। ठीक है, and also every business or every organization have some rules। ठीक है, अगर आप किसी इंडस्ट्री में चले जाएं तो वो अपने प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट एस्टिमेशंस कहते हैं उनकी अपनी रूल्स होते हैं। ठीक है, जिस तरह सपोज अगर आप एक स्प्रिंकलर इरिगेशन की कंपनी में चले जाए ना, स्प्रिंकलर जो स्प्रिंकलर इंस्टॉल करते हैं, इरिगेशन सिस्टम जो डिजाइन करते हैं, ठीक है, प्रेशराइज्ड इरिगेशन सिस्टम, तो उनकी अपनी रूल्स होते हैं। वो ये देखते हैं कि सपोज कितना एरिया है, उस एरिया में कितने स्प्रिंकलर्स लगेंगे। ठीक है, एरिया कितना है और उस एरिया में कितने स्प्रिंकलर्स लगेंगे, तो उस हिसाब से फिर वो फाइंड करते हैं कि इस पे इतना कॉस्ट आएगा। समझ आ रहा है? तो ये उस ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक रेडीमेड रूल्स होते हैं, उनकी रूल्स ऑफ थम्स होते हैं, एंड अगेन दैट इज कोडिफाइड फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस।
बिकॉज उन्होंने सिमिलर प्रोजेक्ट किए होते हैं ना, कि अगर एक एरिया है उसमें 4 स्प्रिंकलर्स लगते हैं, दूसरा एरिया है उसमें 8 स्प्रिंकलर्स लगते हैं, इस पे कितना खर्चा आया हुआ था, इस पे कितना खर्चा आया हुआ था। अब सपोज अगर हम 12 स्प्रिंकलर इंस्टॉल कर रहे हैं तो उस पे कितना खर्चा आएगा। ठीक है, सो एवरी बिजनेस, एवरी ऑर्गेनाइजेशन या एवरी इंस्टीट्यूशन हैज इट्स ओन रूल्स ऑफ थंब, उनके अपने रूल्स होते हैं, उस हिसाब से वो बजट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, but specifically, yeah, generally, whenever suppose you are preparing the project budget, so actually we have two methods: top down method and bottom up method. Okay, see, for specific project or generally for any project, if you are preparing the budget, so first you will have to uh, prepare the data, you will have to gather the data, okay, or you will have to allocate some amount for the given project. So based on that, fundamentally we have two method. One is the top down method, second one is the bottom up method, and third one is the negotiated method, mean to use both top down and bottom up method. Okay, just understand the difference between these two. See, हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, उसमें ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि उसमें एक टॉप मैनेजमेंट होता है। ठीक है, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं, उसको रन करते हैं, जो टॉप मैनेजर होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आ जाते हैं हमारे पास मिडल मैनेजमेंट आ जाता है। मिडल मैनेजमेंट क्या करते हैं, वो टॉप मैनेजमेंट की डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, वो मिडल मैनेजमेंट होते हैं, वो ऑपरेटर्स होते हैं। उसके अंडर फिर आ जाते हैं लोअर मैनेजमेंट। ठीक है, या फील्ड पे जो सुपरवाइजर होते हैं, फील्ड पे जो मैनेजर्स होते हैं, फील्ड मैनेजर्स होते हैं या साइट मैनेजर होते हैं। ठीक है, या साइट सुपरवाइजर जो होते हैं वो लोअर मैनेजर्स में आ जाते हैं, लोअर कैटेगरी होते हैं। और उनके अंडर फिर वर्कर्स होते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के लोग होते हैं जो प्रैक्टिकली काम को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, सो जनरली these are the four stages which are involved in a project or in an organization. Okay, first we have the top management, they are the decision makers. Then we have the middle management, they are the carrier between the top management and lower management. Then the lower management are actually on the ground. ठीक है, ये ग्राउंड पे होते हैं, ये प्रैक्टिकली वर्क को सुपरवाइज करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, और उनकी अंडर जो है लेबर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, एग्जीक्यूटर्स होते हैं। ठीक है, ये स्टेजेस जो है ये माइंड में रखे। अच्छा, अब जो टॉप डाउन बजटिंग है वो ये है कि जो टॉप मैनेजर है वो सम अमाउंट एलोकेट कर देते हैं किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, कि सपोज अगर ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये प्रोजेक्ट कर रहा है, सो सपोज दिस प्रोजेक्ट या द बजट फॉर द प्रोजेक्ट विल बी फॉर एग्जांपल 2 million. ठीक है, then the top management is subtracting the profit of the organization, कि इस प्रोजेक्ट पे सपोज इतना बजट हम एलोकेट करेंगे, इस पे हमारा प्रॉफिट कितना होगा, तो वो उनसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 0.5 million is the profit of organization, then the rest of 1.5 million project 1.5 million amount will be utilized on the given project. फिर इन 1.5 में वो क्या करते हैं कि कुछ अमाउंट जो है एक मैनेजर को दे देते हैं। सपोज अगर कंस्ट्रक्शन वर्क है तो कंक्रीट वाले मैनेजर को दे देते हैं, कुछ अमाउंट जो है वो इलेक्ट्रीशियन वाले को देते हैं, कुछ अमाउंट जो है सपोज सैनिटरी को देते हैं। मीन द अमाउंट which the top manager have allocated, then that amount is distributed among the different site managers या among the lower management. और फिर ये लोग क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंडिविजुअल वर्क्स में, इंडिविजुअल वर्क पैकेज में, इंडिविजुअल
टास्क में। सो आप देखिए बजट जो था दैट वाज एलोकेटेड या दैट वाज सिलेक्टेड बाय द टॉप मैनेजमेंट, देन द प्रॉफिट वाज सब्ट्रैक्टेड एंड द रिमेनिंग अमाउंट वाज transferred into the lower management. Then the lower management have distributed that amount in the individual task or individual work packages. Is it clear? So that is called the top down budgeting. That is called the top down approach. Clear? समझ आ गया उसका concept? तो ये तो सर ये प्रोजेक्ट तो अभी हुआ नहीं होता और सर आपने ये प्रॉफिट माइनस कर दिया सर। सी ये एक टॉप मैनेजमेंट लोग होते हैं, उनकी एक्सपीरियंस्ड होते हैं कि सपोज अगर ये प्रोजेक्ट है तो उसके लिए, सपोज अगर एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो जब एक प्रोजेक्ट खरीदते हैं गवर्नमेंट से तो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को बता देते हैं ना कि इस प्रोजेक्ट को हम इतने अमाउंट में करेंगे। सपोज उन्होंने कर दिया कि इस प्रोजेक्ट को हम 2 मिलियन में करेंगे। अब इस 2 मिलियन में टोटल कास्ट इंक्लूडेड है, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट भी है और प्रोजेक्ट पे जो खर्चा आ रहा है वो भी है। तो अगर गवर्नमेंट ने सपोज अप्रूव कर दी कि आप ये प्रोजेक्ट कर लें, हम आपको इतना अमाउंट दे देंगे, तो फिर वो टॉप मैनेजमेंट क्या करेंगे, इस अमाउंट से अपना प्रॉफिट ले लेंगे ना, तो बाकी जो अमाउंट होगा वो अमाउंट वो प्रोजेक्ट पे खर्च करेंगे। तो फिर वो डिफरेंट मैनेजर्स को वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर हर मैनेजर जो है उस अमाउंट को इंडिविजुअल टास्क में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। समझ आ गया अभी मंजूर? यस सर, थैंक यू। ठीक है, तो इसको टॉप डाउन मैनेजमेंट कहते हैं, सॉरी टॉप डाउन बजटिंग कहते हैं या टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। इसकी एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है, वी आर डिस्कसिंग इन नेक्स्ट स्लाइड्स, बट जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। नाउ जो सेकंड मेथड है बॉटम अप अप्रोच, ठीक है, या बॉटम अप बजटिंग। इसमें क्या होता है, सी इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस दैट फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अ प्रोग्राम, फिर एक प्रोग्राम में हमारे पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, फिर एक प्रोजेक्ट में हमारे पास टास्क्स होते हैं, ठीक है, फिर हर एक टास्क में हमारे पास सब टास्क्स होते हैं, फिर हर सब टास्क में हमारे पास एक वर्क पैकेज होता है, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था। हम हर सब टास्क में वर्क पैकेज होते हैं और हर टास्क में सब टास्क होते हैं, हर प्रोजेक्ट में टास्क्स होते हैं, प्रोग्राम में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं। इसको वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। तो अब सपोज अगर आपने बजटिंग करनी है तो क्या करते हैं कि वर्क पैकेज की कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं कि हर एक इंडिविजुअल इवेंट पे, हर एक इंडिविजुअल एक्टिविटी पे कितना कॉस्ट आएगा। इसको आप सम कर लें तो सब टास्क का कॉस्ट कितना होगा, सिमिलरली इस सब टास्क का कॉस्ट आ जाएगा। इन दोनों को सम कर लें तो आपके पास इस टास्क का बजट आ जाएगा। सिमिलरली बाकी टास्क्स के भी बजट आ जाएगी फ्रॉम द इंडिविजुअल इवेंट, फ्रॉम द इंडिविजुअल एक्टिविटी। एंड व्हेन यू कंबाइन द बजट और cost of these individual tasks, you will get the budget of this project. Similarly, you will get the project of this project. तो फिर इन दोनों प्रोजेक्ट की जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास प्रोग्राम का बजट आ जाएगा। इसके साथ फिर आप प्रॉफिट ऐड कर लें, सो यू विल गेट द टोटल बजट ऑफ द गिवन प्रोजेक्ट। तो ये कहां से आ गया, ये बॉटम से आ गया है ना, इंडिविजुअल इवेंट से, इंडिविजुअल एक्टिविटी से आपने उसकी कास्ट को फाइंड करके इस तरह बॉटम से वी कैन से टॉप की तरफ आप जाएं, ठीक है, और इंडिविजुअल एक्टिविटी के कास्ट को या बजट को ऐड करते जाएं, सो एट द एंड यू विल गेट द बजट ऑफ द गिवन प्रोजेक्ट। सो इसको क्या कहते हैं, इसको बॉटम अप बजटिंग कहते हैं या बॉटम अप अप्रोच कहते हैं। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट इसका नूर इस्लाम? यस सर, यस सर। सर ये प्रैक्टिकल में होगा कि नहीं, ये डिजाइन क्या करके फिर
प्रैक्टिकल वर्क करके ये होगा। नहीं, सपोज अगर ये इस तरह है ना, अगर एक प्रोजेक्ट है, सपोज अगर आप घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, मैं आप लोगों को जो सिंपल एग्जांपल, तो अगर आप घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो घर को कंप्लीट करना ये एक प्रोग्राम होगा। अब उसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होंगे। कौन सा प्रोजेक्ट होगा? फॉर एग्जांपल घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का होता है वो एक प्रोजेक्ट होगा। फिर उसमें जो सैनिटरी का जो वर्क है वो एक और प्रोजेक्ट होगा। फिर उसमें जो प्रैक्टिकल कंक्रीट का जो वर्क है वो एक और प्रोजेक्ट होगा। तो जब उस घर में कंक्रीट का काम मुकम्मल हो जाए, सैनिटरी मुकम्मल हो जाए, उसकी इलेक्ट्रिसिटी मुकम्मल हो जाए, और आखिर में उसकी जो फिनिशिंग होती है ना, पेंटिंग वगैरह, ये हो जाए, ठीक है, तो पूरा घर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा ना। तो अब एक प्रोग्राम में हमारे पास ये 4 प्रोजेक्ट है। अच्छा, अब इस पेंटिंग में कौन कौन से टास्क इन्वॉल्व होंगे? सबसे पहले आपने सपोज उसकी लाइमिंग करनी है, फिर आपने पेंट अप्लाई करना है, तो उसमें 2 टास्क हो गए। कंक्रीट के वर्क में क्या है? सबसे पहले सपोज आपने फाउंडेशन करने हैं, फिर आपने वॉल कंस्ट्रक्ट करने हैं, फिर आपने उसकी जो है रूफ कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसमें 3 टास्क हो गए। सिमिलरली सैनिटरी के टास्क होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के टास्क होंगे। तो अब आप देखें कि इस टास्क पे कितना खर्च आएगा, इस टास्क पे कितना आएगा, इस पे कितना आएगा। इसको अगर आप सम कर लें तो आपके पास कंक्रीट प्रोजेक्ट का खर्चा आ जाएगा। सिमिलरली पेंटिंग की इंडिविजुअल टास्क पे आपके पास कितना कॉस्ट आएगा। अगेन ये प्रिडिक्शन है, ये फोरकास्टिंग है, लेकिन आप इंडिविजुअल एक्टिविटी से ऊपर की तरफ आ रहे हैं। तो जब हर एक प्रोजेक्ट का कॉस्ट आ जाएगा आपके पास, इसको सम कर लें, सो यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये आपने बॉटम से स्टार्ट लिया था, इंडिविजुअल इवेंट से स्टार्ट लिया था। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड द बॉटम अप अप्रोच। और जो टॉप डाउन अप्रोच है उसमें क्या होता है? टॉप मैनेजमेंट जो है सबसे पहले टोटल बल्क अमाउंट, कम्युलेटेड अमाउंट एलोकेट करते हैं एक प्रोजेक्ट के लिए, उससे प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, बाकी जो अमाउंट रह जाता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऊपर से। इसको टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। अब क्लियर हो गया? यस सर क्लियर हो। अच्छा, थैंक यू सर। अब इसमें बेस्ट मेथड कौन सा होगा जी अजमल खान? आपके ख्याल में बेस्ट मेथड कौन सा होगा? अजमल, आर यू देयर? यस सर। जी, कौन सा मेथड बेस्ट होगा? सर मैं पहले वाला जी सर सही सुना नहीं, वो नेट का इशू था। जी सीआर, कौन सा मेथड बेस्ट होगा आपके ख्याल में? जी हारिस। सर ये बॉटम अप मेथड। रीजन? सर क्योंकि हमें हर चीज का उसमें पता चल जाता है ना। उसमें दूसरा जो आपने बताया था पहले वाला, उसमें तो हम इस तरह प्रिडिक्शन करते हैं ना प्रॉफिट की, इसमें तो हमें सीधा सीधा पता चल जाता है। नहीं, इसमें भी आप काम तो आपने स्टार्ट नहीं किया ना। इसमें भी आप जो है इन प्रेडिक्शन करेंगे ना, इंडिविजुअल एक्टिविटी से आप स्टार्ट लेंगे। आप कहेंगे कि इस एक्टिविटी जी पे कितना खर्च आएगा, इसमें भी प्रेडिक्शन इन्वॉल्व है, दोनों में प्रेडिक्शन इन्वॉल्व है। लेट्स सी, आप एट द एंड खुद डिसाइड करेंगे। सी, अप डाउन मेथड जो है इज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दैट collecting the judgment and experience of top and middle managers on involved in this one। ठीक है, टॉप डाउन बजटिंग जो है ये क्या है? ये टॉप से स्टार्ट होता है ना। जो टॉप मैनेजमेंट है, ठीक है, जो डिसीजन मेकर्स हैं, वो डिसाइड करते हैं अबाउट द बजट। एंड सी हाउ दे आर डिसाइडिंग बेस्ड ऑन द पास्ट डेटा ऑफ द सिमिलर एक्टिविटी। ठीक है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ने सिमिलर प्रोजेक्ट किया हुआ है तो उसकी जो टॉप मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो उस बेस पे टोटल अमाउंट डिसाइड करते हैं फॉर द गिवन प्रोजेक्ट, फिर उससे अपना प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट करके बाकी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू दी लोअर मैनेजर्स। ठीक है, so these managers estimate overall project cost as well as the cost of the
major sub project. Okay, mean they are just estimating the overall project, the total project. Then these cost estimate are then given to the lower level managers. Okay, and see, the lower level managers will break down furtherly. They will distribute the budget in the specific tasks या in the individual work packages. ठीक है, सो इसको ट्रैकलिंग कहते हैं, ट्रैकलिंग, या इसको स्प्रिंकलिंग कहते हैं. ठीक है, कि ऊपर से टोटल अमाउंट आ गया ना लोअर मैनेजर्स को, फिर लोअर मैनेजर ने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, खतरा खतरा कर दिया उसको ना इंडिविजुअल टास्क के लिए, इसको ट्रैकलिंग कहते हैं. ठीक है, the budget like the project is broken down successively in finer details. Okay, once we have the total program budget, it is divided into the project's budgets, then it is divided into the tasks, then it is divided into subtasks, then it is divided into individual activity. So successively the budget is broken down from top to bottom. Now the problem is that the lower manager या the task manager will argue for more fund, because बजट जो है वो टॉप मैनेजर्स ने प्रिपेयर किया हुआ है ना, ओनर्स ने प्रिपेयर किया हुआ है, डिसीजन मेकर्स ने प्रिपेयर किया हुआ है. तो उनका पर्पस क्या होगा, उनका कोशिश क्या होगा, वो कम से कम अमाउंट जो है वो नीचे एलोकेट करेंगे. तो नीचे जो वर्कर्स होंगे या नीचे जो लोअर मैनेजर्स होंगे वो खुश नहीं होंगे उस अमाउंट से. दे विल आर्ग्यू फॉर मोर फंड्स. समझ आ रहा है ये पॉइंट? ठीक है, दे विल आस्क फॉर मोर बजट. वो क्या कहेंगे कि द गिवन अमाउंट इज इनसफिशिएंट. इन अमाउंट ऊपर से आया हुआ है ना, तो ऊपर से अगर टॉप मैनेजर अमाउंट दे देते हैं तो जाहिर बात है ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट के लिए वो क्या करेंगे, वो कम से कम अमाउंट एलोकेट करेंगे इंडिविजुअल एक्टिविटी के लिए, इंडिविजुअल टास्क के लिए. तो इंडिविजुअल टास्क और एक्टिविटी के जो मैनेजर्स होंगे वो क्या कहेंगे, दैट द बजट इज इनसफिशिएंट. दे विल आस्क फॉर मोर बजट. दैट इज द प्रॉब्लम इन द टॉप डाउन मेथड. रिमेंबर, ये पॉइंट याद रखें. अच्छा, एडवांटेज क्या है कि जो बजट होगा वो क्वाइटली एक्यूरेट होगा, बिकॉज ये प्रोजेक्ट बजट किसने प्रिपेयर किया हुआ है, टॉप मैनेजर्स ने प्रिपेयर किया हुआ है ना. और टॉप मैनेजर्स क्या होते हैं, वो मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पीपल होते हैं. तो ये उसका एडवांटेज है. ठीक है, कि ये प्रोजेक्ट जो होगा या ये बजट जो होगा, दैट विल बी क्वाइट एक्यूरेट. इसमें अनसर्टेनिटी कम होगी, बिकॉज दिस बजट इज डिसाइडेड बाय द टॉप मैनेजर जिनकी एक्सपीरियंस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द लो मैनेजर्स. तो ये उसका एडवांटेज है, प्लस पॉइंट है. ठीक है, अनदर एडवांटेज इज द स्मॉल या इंडिविजुअल टास्क जो है वो काउंट नहीं करते ना, वो ओवरऑल बजट डायरेक्टली एलोकेट करते हैं. तो ये मेथड जो है ये क्विक मेथड है. ठीक है, बिकॉज इंडिविजुअल और हर एक एक्टिविटी को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे ना वो. अगर आप इंडिविजुअल एक्टिविटी को फाइंड कर रहे हो, उसकी कॉस्ट डिटरमाइन कर रहे हैं, तो ये टाइम कंज्यूमिंग होगा. सो टॉप डाउन प्रोसेस जो है, दिस इज अ क्विक मेथड. ठीक है, as we have discussed that the top manager estimate or decide the overall budget, then that budget is trickled down into the lower level. The process continue to the bottom level, mean top से start लेके bottom level तक आ जाता है. ठीक है, और ये मेथड जो होता है that is based on the managerial judgment, manager experience and historical data. ठीक है, based on the experience and based on the past data, the top managers is deciding about the overall budget of the project, and then that budget is allocated down through the work breakdown structure. Okay, individual activity को वो amount जो है वो allocate कर देते हैं. So these are the advantages, that overall budget is properly controlled. Okay, that is a little bit accurate. ठीक है, management has more control बिकॉज अमाउंट उन्होंने डिसाइड किया हुआ है ना, तो उनका कंट्रोल ज्यादा होगा. ठीक है, और ये मेथड जो है ये क्विक मेथड है, बिकॉज इंडिविजुअल एंड स्मॉल टास्क आर नॉट आइडेंटिफाइड
विच इज टाइम कंज्यूमिंग ना, इससे टाइम जो है वो वेस्ट हो सकता है। लेकिन डिसएडवांटेज जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज जो है, दैट इज द एक्सेप्टेंस ऑफ द बजट बाय द लोअर मैनेजमेंट। बिकॉज लोअर मैनेजमेंट जो होते हैं फिर वो बजट को एक्सेप्ट नहीं करते, बिकॉज ऊपर से जो आया हुआ है ना, जाहिर बात है वो एक्यूरेट है, तो और टॉप मैनेजर जो होते हैं वो कम से कम अमाउंट एलोकेट करेंगे इंडिविजुअल एक्टिविटी को, तो इंडिविजुअल एक्टिविटी की जो मैनेजर्स होते हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज ऑफ द टॉप डाउन बजटिंग, ठीक है। एंड अगर वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, सो फिर जो है दैट लीड्स टू लो लेवल कंपटीशन फॉर लार्जर शेयर्स ऑफ बजट, ठीक है। सो ये उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। अच्छा, जो दूसरा मेथड्स है, इज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड that in this method the individual element and the schedule and their individual budget are constructed, okay। हर एक्टिविटी की या हर टास्क की बजट को प्रिपेयर कर देते हैं, and see these budget of individual tasks are prepared by the lower manager, because इन टास्क में लोअर मैनेजर्स इन्वॉल्व होते हैं ना, तो वो हर टास्क की डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके लिए बजट प्रपोज कर देते हैं और फिर उसको मिडल और टॉप मैनेजमेंट को भेज देते हैं। सो देन दे आर कंबाइनिंग इट एंड दे आर एलोकेटिंग द अमाउंट फॉर द गिवन प्रोजेक्ट। सो सी इसकी एडवांटेज क्या होगी, दैट द लोअर पीपल आर इन्वॉल्व इन द बजट प्रिपरेशन। सो फिर जो बजट होगा दे विल एक्सेप्टेड, फिर वो एक्सेप्ट करेंगे ना, फिर वो बातें नहीं करेंगे कि बजट कम है या ज्यादा है, बिकॉज उन्होंने डिसाइड किया हुआ है अबाउट द इंडिविजुअल एक्टिविटी, सो देन दे विल एक्सेप्ट इट। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ द टॉप अप बजटिंग, ठीक है। सी इनिशियली estimates are made in term of resources, ठीक है, that in each and individual activity how much labor will be required, how much material will be required, how much other resources will be required, and what will be the cost, ठीक है। So from this you can determine the individual cost in term of money या in term of dollar of individual activity, तो फिर उसको combine कर देते हैं, ठीक है। See the resulted budgets are aggregated, इन इंडिविजुअल एक्टिविटी की बजट को क्या कर ले, एग्रीगेट कर ले। नाउ सी दैट इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑन द डिफरेंट एक्टिविटीज। तो फिर टॉप मैनेजमेंट क्या होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर जो होते हैं वो क्या करते हैं, फिर उसके साथ जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस अकाउंट कर देते हैं। सी बॉटम अप बजटिंग में क्या है कि लोअर मैनेजर्स विल डिसाइड about the budget of individual project, they will decide about the budget of the individual project, so that is the actual cost which will be occurred on the activity। तो फिर उन एक्टिविटीज की अमाउंट को एग्रीगेट कर देते हैं और उनके साथ G&A चार्जेस अकाउंट कर देते हैं, which is called the जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, ठीक है। इसके साथ प्रॉफिट भी ऐड कर देते हैं, इसके साथ कंटिजेंसी चार्जेस भी ऐड कर देते हैं और प्रॉफिट ऐड कर देते हैं। सो एट द एंड यू विल गेट द फाइनल प्रोजेक्ट बजट, ठीक है। और जो टॉप डाउन मेथड है ना, उसमें तो फाइनल बजट होते हैं, उससे प्रॉफिट, कंटिजेंसी और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बाकी अमाउंट जो है वो लोअर मैनेजर्स को दे देते हैं फॉर द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ द इंडिविजुअल एक्टिविटी। इसमें क्या है कि इंडिविजुअल एक्टिविटी के कॉस्ट को एग्रीगेट करके उसके साथ ये चार्जेस कंबाइन करके यू विल गेट द फाइनल प्रोजेक्ट बजट, ठीक है। एंड बॉटम अप बजट शुड बी मोर एक्यूरेट, ठीक है, बिकॉज इसमें इंडिविजुअल टास्क जो है वो इंक्लूड की गई है, बट इट इज क्रिटिकल बिकॉज एक्यूरेट तभी होगा कि इसमें हर एक एक्टिविटी को प्रॉपरली इंक्लूड किया गया है, लेकिन अनसर्टेनिटी उसमें इसलिए ज्यादा होगी कि इस प्रोजेक्ट को लोअर मैनेजर्स ने प्रिपेयर किया है, उनकी एक्सपीरियंस इतने ज्यादा नहीं होते,
फ्यूचर प्रेडिक्शन या फ्यूचर फोरकास्टिंग वो अच्छी तरह नहीं कर सकते, सो इसमें अनसर्टिनिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं फिर, ठीक है। एंड द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट दिस इज अ टाइप ऑफ पार्टिसिपेटिव बजटिंग, लोअर लेवल उसमें इन्वॉल्व है ना, सो दे विल एक्सेप्ट इट, ठीक है, दे विल प्रॉपरली एक्सेप्ट इट, ये उसकी एडवांटेज है। ड्यू टू द डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लो लेवल मैनेजर, they increase the chances that they will accept the result without any grumbling, yeah, without any demanding for more project, for more budget. Is it clear? समझ आ रहे? यस सर। जी नोमान, मोहम्मद नोमान। यस सर, समझ आ रहा है। अच्छा, while top down budgeting is common, अब कॉमन कौन सा है? सी टॉप डाउन है, बिकॉज मोस्टली टॉप मैनेजर्स जो होते हैं वो लोअर मैनेजर्स पे क्या कहते हैं उसको, क्या कह सकते हैं, लोअर मैनेजर्स पे वो इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो कॉमन जो है वो टॉप डाउन मेथड है। ट्रू बॉटम अप बजट जो है ये कम होता है, ठीक है। सीनियर मैनेजर सी द बॉटम अप प्रोसेस इज रिस्की, बिकॉज लोअर मैनेजर जो होते हैं वो उतना एक्सपीरियंस नहीं होते, या उसमें we can say that openly we can say corruption के chances भी ज्यादा हो सकते हैं ना, वो ज्यादा बजट डिमांड कर सकते हैं। तो मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं दे आर प्रॉपरली प्रिपेयरिंग द टॉप डाउन बजट, ठीक है। अच्छा, नाउ the project is broken down into work packages, ठीक है। इंडिविजुअल पैकेजेस में वर्क को पहले डिवाइड करते हैं, देन लोअर मैनेजर्स आर डिसाइड अबाउट द इंडिविजुअल वर्क पैकेज, एंड देन द ओवरहेड एंड प्रॉफिट चार्जेस इज एडेड इनटू इट टू डेवलप द बजट, ठीक है। एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बॉटम इन द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ओके। देन द कॉस्ट इज एग्रीगेटेड एंड द अदर चार्जेस आर अकाउंटेड। वी हैव डिस्कस कि इसके एडवांटेजेस ये हैं that the low level manager will properly accept it, ठीक है। और बिकॉज उन्होंने प्रिपेयर किया हुआ है तो वो एक्सेप्ट करेंगे। जो टॉप डाउन है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज वो डिमांड करेंगे पर मोर अमाउंट, ठीक है। एंड मोर लाइकली टू कैच अनयूजुअल एक्सपेंसेस। सी इफ यू आर प्रिपेयरिंग द बजट फ्रॉम टॉप डाउन, सो यू हैव नॉट अकाउंटेड द इंडिविजुअल एक्टिविटी, सो अनयूजुअल एक्सपेंसेस जो है वो आ सकते हैं, ठीक है, या एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आ सकते हैं, बिकॉज यू हैव नॉट काउंटेड द इंडिविजुअल एक्टिविटी। और इस मेथड में इंडिविजुअल एक्टिविटी को अगर प्रॉपरली अकाउंट किया जाए तो फिर इसमें जो है एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं आ सकते, ठीक है। इसके डिसएडवांटेज क्या है कि द लोअर पीपल आर इन्वॉल्व, सो दे कैन डिमांड या दे कैन ask या they can prepare over budget, okay। मैनेजमेंट टेंड्स टू कट द बजट। इसमें इस तरह भी होते हैं कि अक्सर लोअर से जो बजट चला जाता है ना, तो टॉप मैनेजर्स क्या करते हैं, वो उससे फिर अक्सर आप लोगों ने सुना होगा ना कि गवर्नमेंट में इस चीज के बजट पे कट लगाया हुआ है, सो दैट इज एक्चुअली द बॉटम अप बजटिंग, ठीक है। मोस्टली जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, वो क्या करते हैं, हर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन अपना ईयरली बजट प्रिपेयर करते हैं, फिर वो भेज देते हैं गवर्नमेंट को, सेक्रेटरीज को, फिर वो अप्रूव कर देते हैं, तो फिर दे आर रिलीजिंग द अमाउंट टू द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो ये बॉटम अप से जाता है ना, तो अक्सर क्या करते हैं कि जब नीचे से बजट चला जाता है तो अप्स क्या करते हैं, टॉप मैनेजर्स क्या करते हैं, वो उन पे कट लगा देते हैं, बजट को कम कर देते हैं, तो फिर ये डिसएडवांटेज है, फिर लोअर मैनेजर उनको एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। क्लियर? इज इट क्लियर? हसीब, मुनीब, क्लियर हो गया? रिस्पॉन्ड तो क्या करें ना। सी, जिस तरह हमने डिस्कस की ना कि दोनों मेथड्स में या जो बॉटम अप मेथड्स हैं उसमें इंडिविजुअल एलिमेंट की या इंडिविजुअल एक्टिविटी की कास्ट
को हमने फाइंड करना होता है। तो यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा डिस्कशन है कि इंडिविजुअल कास्ट को आप किस तरह डिटरमाइन करेंगे ना, वो तो जनरल कंसेप्ट था कि उसको आप किस तरह मीन एग्रीगेट करेंगे, इंडिविजुअल एक्टिविटी के कास्ट को किस तरह एक्चुअली फाइंड करके फिर आप जस्ट उसको सम कर लें। सो द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अ प्रोजेक्ट बजट, if either it is top down or it is bottom up, okay, or combination of both, जो भी मेथड है, ये एक tedious जॉब होता है ना, एक टफ जॉब होता है, ठीक है, बिकॉज हर एक एक्टिविटी जो है WBS में वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में उसको इवॉल्वेट करना होता है एंड ईच एक्टिविटी के कास्ट को डिटरमाइन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक एक्टिविटी है, एक इंडिविजुअल वर्क पैकेज है, एक इंडिविजुअल टास्क है, उसको कंप्लीट करने के लिए सपोज 25 आवर्स चाहिए लेबर के या टेक्नीशियन के, 25 आवर एक्चुअल इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिक्वायर्ड टास्क। नाउ सपोज इसके लिए जो टेक्नीशियन रिक्वायर्ड होगा या जो लेबर रिक्वायर्ड होगा, एक आवर की चार्जेस क्या है $17.5 है, समझ आ रहे? 25 hours is the paper time required to complete a specific activity. Now 1 hour charges of the technician is $17.5. Now overhead charges to be 84%. अब देखें ये $17.5 तो 1 आवर की है ना, लेकिन जब वो टेक्नीशियन या लेबर कंटिन्यूअसली प्रॉपरली 25 आवर्स के काम करें, लेकिन वो कंटिन्यूअसली और कंप्लीटली 25 आवर्स का काम तो नहीं कर रहा ना, ठीक है, उसका पर्सनल टाइम भी होगा जिसमें वो जिस तरह नीचे आएंगे नेक्स्ट पैराग्राफ्स में, सपोज अगर वो पानी पीता है या सपोज अगर वो ब्रेक कर लेता है बीच में, ठीक है, या सपोज अगर वो वॉशरूम चला जाता है या उसके ऊपर जो सुपरवाइजर्स होते हैं, तो ये अमाउंट जो है, ये टाइम जो है, ये भी अकाउंट होगा टू द गिवन एक्टिविटी, ठीक है। तो इसलिए इसको 84% ओवरहेड चार्जेस जो है वो अकाउंट होंगे। सो टोटल कास्ट कितना आएगा? सी 25 आवर्स है ना, 1 आवर के चार्जेस कितने हैं? $17.5, बट यू विल हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 1.84, ठीक है। ये जो 84 है ना, 84% दैट इज द ओवरहेड चार्जेस। तो इससे जो रिजल्ट आएगा आपके पास, दैट विल बी द एक्चुअल कास्ट व्हिच विल बी अकर्ड ऑन द गिवन एक्टिविटी, ठीक है। तो सी अगर डायरेक्टली आप 25 को मल्टीप्लाई कर लें 17.5 से, तो फिर इतना कास्ट नहीं आएगा। ये 84% जो है ये ओवरहेड चार्जेस है, ये हाई अप्स के चार्जेस हैं, ये सुपरवाइजर की चार्जेस हैं। नाउ सी द एक्यूरेसी ऑफ दिस कैलकुलेशन डिपेंड ऑन द एग्जैक्ट प्रिसाइज assumption behind the 25 hour estimate. See, सपोज अगर एक नॉर्मल इंडस्ट्रियल इंजीनियर सो नॉर्मली इन 8 आवर, सपोज पर डे में हम 8 आवर काम करते हैं ना, नॉर्मली मीन एक दिन में क्या करते हैं, 8 आवर का वर्क होता है या 8 आवर की काम करते हैं हम। नाउ एग्जैक्टली डेट 8 आवर्स जो हैं वो स्पेंड नहीं होते काम में, बिकॉज वर्कर्स क्या करते हैं, उनको पर्सनल टाइम रिक्वायर्ड होता है ना, विजिटिंग। आम लेबर अगर आप लोगों ने देखी, वो क्या करते हैं दिन में, अगर नॉर्मली वो 1 गिलास पानी पीते तो काम के दौरान वो 4 गिलास पानी पी देते हैं। फिर विजिटिंग टॉयलेट, ठीक है, टेकिंग सिगरेट वगैरह अगर समवन है, ठीक है, सफाई करते हैं ना नोज के। मतलब यह है कि इससे क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। वो एग्जैक्टली 8 आवर्स जो हैं वो यूटिलाइज नहीं होते वर्क में, बिकॉज द वर्कर द लेबर्स हैव सम पर्सनल टाइम,
ठीक है, जिस तरह विजिटिंग वाटर कूलर और विजिटिंग टू वॉशरूम्स और टेकिंग सिगरेट्स एटसेट्रा, सो इट विल कंज्यूम द टाइम। सो इसलिए 12% जो है पर्सनल टाइम एक्स्ट्रा अकाउंट होता है। जी अब्दुल आसिफ। सर इसमें जो ये 84% ऑफ डायरेक्ट लेबर चार्जेस है सर, इसको हम 0.84% नहीं लिख सकते, वो फिर 1.84। इस तरह होगा, ठीक है, माइक ऑफ कर लें। 25 मल्टीप्लाइड बाय 17.5 प्लस 0.84 मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 17.5, इस तरह फिर आएगा ना कि एक्चुअल कास्ट प्लस 84% ऑफ दिस कास्ट, तो इससे भी वो 805 आएगा। समझ आ गया कि नहीं आपको? ओके सर, क्लियर हो गया? यस सर, ओके। ठीक है, मीन ये कास्ट प्लस 84% ऑफ दिस कास्ट, आप जो कह रहे हैं वो भी ठीक है, तो वो वही भी यही आंसर आएगा। अच्छा, ये तो ओवरहेड चार्जेस है, अब पर्सनल चार्जेस जो है, जिस तरह हमने डिस्कस की ना कि द लेबर टेक सम पर्सनल टाइम इन दिस थिंग्स, सो 12% ऑफ द एक्स्ट्रा टाइम विल बी अकाउंटेड into that 25 hours. ठीक है, so see 25 is the actual time required for the given activity, 17.5 is the cost of 1 hour. Now 84% will be overhead charges, 12% will be the personal time accounted, so the total actual cost of the given activity will be $901. तो इस तरह ये तो हमने एक एक्टिविटी की, एक वर्क पैकेज की कास्ट कैलकुलेट कर दी। इस तरह आप इंडिविजुअल एक्टिविटी के कास्ट को प्रिपेयर करके सम अप करते हैं और आपके पास जो है बजट आ जाता है। ठीक है, नाउ अगेन इसमें अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है। यहां पे तो हमने 12% अकाउंट कर दी, लेकिन ये 12% जो है ये एवरेज है। एक्सट्रीमली लेजी लेबर अगर हो तो वो क्या करेगा फिर? उसके लिए अगर आप 50% भी पर्सनल टाइम अकाउंट कर ले, वो काम नहीं करेगा। इस तरह है ना। So again the uncertainty is involved in labor cost estimating. ठीक है, that estimate of hours to be expended. Okay. Similarly, that is जिस तरह हमने डिस्कस की ना, ये एक जनरल मेथड है। सी एक्चुअली एक प्रोजेक्ट में हमारे पास 3 रिसोर्सेज होते हैं, एक लेबर्स होंगे, एक एक्चुअल मटेरियल्स होंगे और एक मशीनरीज होंगे। तो लेबर्स की कास्ट आप उस तरह प्रिपेयर करेंगे जिस तरह हमने डिस्कस की। ठीक है, नाउ द कास्ट ऑफ द रिसोर्सेज एंड द कास्ट ऑफ द मशीनरीज, they are charged directly to the project। कि इस प्रोजेक्ट में सपोज कितने बैग्स ऑफ सीमेंट यूटिलाइज होंगे, तो एक बैग ऑफ सीमेंट का कास्ट कितना है, उसको नंबर ऑफ बैग के साथ मल्टीप्लाई कर ले, सो ये डायरेक्ट कास्ट होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको मशीनरी रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर रिक्वायर्ड है, कोई क्रैंक वगैरह रिक्वायर्ड है, तो उसकी 1 आवर की चार्जेस कितने हैं, कितने आवर्स के लिए वो रिक्वायर्ड होगा, उसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, सो यू विल गेट द डायरेक्ट बजट। ठीक है, एंड यूजुअली उसमें ओवरहेड चार्जेस नहीं होते, उसमें पर्सनल चार्जेस नहीं होते। हाँ, अगर मशीनरी को कोई ऑपरेट कर रहा है, टेक्नीशियन है, कोई ऑपरेट कर रहा है, ड्राइवर है, उसके लिए फिर आपने ओवरहेड और पर्सनल चार्जेस अकाउंट करने होंगे। ठीक है, अच्छा अब देखें, मोस्टली ये जो मशीन्स होते हैं ना, इनकी चार्जेस हम काउंट करते हैं इन टर्म ऑफ पर आवर। ठीक है, सिमिलरली जनरल ऑफिस इक्विपमेंट अगर आप यूज करते हैं, कॉपी मशीन है, ड्रॉफ्टिंग मशीन है, या अगर जो कॉपी मेकर्स होते हैं, ठीक है, जो हेल्पर्स होते हैं, इनकी ये जो ओवरहेड चार्जेस है ना 84% हमने लिए हैं, वही यहाँ पे फिर कवर हो जाते हैं। ठीक है, ओवरहेड चार्जेस हमने जो लिया ना कि वो कहाँ पे खर्च होते हैं। तो नॉर्मली जो ऑफिस के चार्जेस होते हैं, ऑफिस में लोग आते जाते हैं, चाय पीते हैं,
उसमें कंप्यूटर चार्जेस होंगे, कॉपी मशीन पुट स्टेट्स कर वगैरह कर देते हैं ना, जो भी आपके माइंड में आ जाते हैं, वो 84% काउंट होगा इंडिविजुअल एक्टिविटी को। ठीक है, नाउ फिर इसको जो है जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस अकाउंट करते हैं। दिस इज कंपोज्ड ऑफ द कास्ट ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट, बिकॉज वो तो एक्चुअल काम नहीं करते लेकिन सुपरवाइज तो करते हैं, ऊपर बैठे हुए हैं, तो उनकी जो सैलरीज होते हैं ये जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस में होते हैं। ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंड दी टर्मिनोलॉजीज, ओवरहेड चार्जेस, पर्सनल चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस। ठीक है, so the fully costed work element would include direct costs। डायरेक्ट कास्ट में क्या आ जाता है, वो लेबर, रिसोर्सेज और मशीनरीज, ये डायरेक्ट कास्ट है। और फिर ओवरहेड, G&A चार्जेस, ठीक है, इस इनडायरेक्ट कास्ट कहते हैं। और दी प्रोजेक्ट मैनेजर जो होते हैं एक्चुअली वो दो बजट प्रिपेयर करते हैं। वन बजट इज स्पेसिफिकली फॉर द डायरेक्ट कास्ट, उसमें ये चार्जेस नहीं होते। ठीक है, और एक बजट जो प्रिपेयर करते हैं उसमें डायरेक्ट कास्ट प्लस जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस होते हैं, ओवरहेड चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो जो बजट है ना जिसमें डायरेक्ट कास्ट है, वो कास्ट वो एलोकेट कर दे, बिकॉज ये जो चार्जेस वाले बजट है ना, ये लोअर लेबर को या लोअर मैनेजर्स को दिखाने की जरूरत नहीं होती। ये फिर अक्सर ऑर्गेनाइजेशन की जो प्राइवेसी है वो आउट हो जाती है ये। ठीक है, तो मोस्टली जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं वो दो बजट्स प्रिपेयर करते हैं, वन इज विदाउट दीज चार्जेस एंड वन इज विद दीज चार्जेस। सो द बजट विच इज विदाउट दीज चार्जेस, that is then displayed into the lower managers per individual activity। और जो बजट के साथ चार्जेस होते हैं वो ओनर्स के लिए होते हैं, वो डिसीजन मेकर्स और टॉप मैनेजर्स के लिए होते हैं। तो आप अपने माइंड में ये पॉइंट याद रखें, जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में बजट प्रिपरेशन करते तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, So as we have discussed the two method of the project budgeting, so some project जो होता है वो combination होता है, that the top manager is preparing their own budget and also they are asking from the lower manager to prepare their own budget। so दोनों budget prepare हो जाते हैं, फिर वो उनको compare करते हैं, both are prepared and compared, और फिर वो देखते हैं कि कहाँ पे differences है। जाहिर बात है टॉप बजट जो होगा, टॉप डाउन बजट जो होगा वो कम होगा, बॉटम अप वाला जो बजट होगा वो ज्यादा होगा। फिर वो कंपेयर करते हैं कि कहाँ पे डिफरेंसेस हैं, क्यों डिफरेंसेस हैं, फिर वो निगोशिएट करते हैं ना। तो दोनों मेथड्स की जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ओवरकम हो जाते हैं। ठीक है, सिमिलरली कॉस्ट एस्टिमेशन जो है, एज वी हैव डिस्कस की, एक टफ जॉब है, अनसर्टिनिटी इन्वॉल्व होती है। So see, इसमें inputs from a lot of areas are required। ठीक है, डिफरेंट लोगों को आपने डिफरेंट लोगों के साथ डील करना है, डिफरेंट एरियाज को आपने स्टडी करना है। ठीक है, सो जो प्रोफेशनल कॉस्ट एस्टिमेटर्स होते हैं they can reduce the uncertainty। ठीक है, as we have discussed these things already। now also इसमें जो behavioral issues भी होते हैं ना, ठीक है, कि हर एक की जो मैनेजर्स होते हैं, डिफरेंट लेवल्स की जो मैनेजर्स होते हैं उनकी बिहेवियर डिफरेंट होते हैं। सी सीनियर पीपल क्या करेंगे, अंडर एस्टिमेट करेंगे, लोअर पीपल क्या करेंगे, ओवर एस्टिमेट करेंगे। तो यहां से भी एक कंट्राडिक्शन आ सकता है। ठीक है, लोअर लेवल क्या करेंगे, वो अमाउंट ऐड करेंगे, अपर लेवल क्या करेंगे, वो अमाउंट डिलीट करेंगे। ठीक है, सो ये इश्यूज होते हैं प्रोजेक्ट बजट प्रिपरेशन में। आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज द इन्फ्लेशन। ठीक है, कि सपोज अगर आप एक प्रोजेक्ट के लिए, एक प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन 6 मंथ है, उसके लिए आपने बजट प्रिपेयर कर दी। अब सपोज अगर प्रोजेक्ट डिले हो गया, 12 मंथ पे चला गया,
तो आपने जो बजट प्रिपेयर किया था वो फिर कॉपी नहीं होगा, फिर प्रोजेक्ट की बजट डबल हो जाती है। ठीक है, सो इन्फ्लेशन, बिहेवियरल इशू, अनसर्टेनिटी, involvement of the lower people, it can lead to the we can say that it can lead to the difficulty of the budgeting of a project। ओके, कि प्रोजेक्ट बजट जो है क्यों डिफिकल्ट होता है, तो ये चीजें हैं उसकी। यहां तक क्लियर हो गया? अगर कोई क्वेश्चन है Yes, तो sir. पूछ सकते हैं जी। सीआर, आप कहाँ थे बीच में? अब देखिए, बजटिंग में हम क्या करते हैं, एक्चुअली वी आर आइडेंटिफाइंग कि कितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, कब रिक्वायर्ड है, और कौन कौन से रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है। ठीक है, बजटिंग में और कास्ट एस्टिमेशन में मेक द डिफरेंस कि बजटिंग में हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, कितने रिक्वायर्ड है, और कब रिक्वायर्ड है, इसको बजटिंग कहते हैं। कास्ट एस्टिमेशन में हम उसका जो है उसको कन्वर्ट करते हैं मनी में, डॉलर्स में या रुपीज में, इसको फिर कास्ट एस्टिमेशन कहते हैं। ठीक है, दोनों रेलेवेंट टर्म है। सो अगेन, कास्ट इज द अमाउंट इन टर्म ऑफ मनी, या दैट इज अमाउंट इन टर्म ऑफ डॉलर विच विल बी सेक्रिफाइड। ठीक है, अगर एक एक्टिविटी को आप अचीव करते हैं ना, तो उस पे आप कितना अमाउंट खर्च करेंगे, एंड दैट अमाउंट विल बी यूटिलाइज्ड इन टर्म ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, इसको कास्ट कहते हैं। फिर प्रोजेक्ट कास्ट मैनेजमेंट जो है, दैट इंक्लूड द प्रोसेस रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड विद इन द अप्रूव्ड बजट। सो जो बजट अप्रूव्ड हुआ है स्टार्ट में, जो कास्ट अप्रूव्ड हुआ है, जो कास्ट एलोकेट हुआ है, तो प्रोजेक्ट को उसी कास्ट में कंप्लीट करना, इसको प्रोजेक्ट कास्ट मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, कि आप कास्ट को किस तरह मैनेज करते हैं कि रिक्वायर्ड एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट हो जाए। सो प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट मेक श्योर देयर प्रोजेक्ट आर वेल डिफाइंड। तो जाहिर बात है, अगर आपको प्रोजेक्ट डिफाइन हो कि आपने करना क्या है और कितने टाइम में करना है, तो उसकी जो है आप एग्जैक्ट कास्ट पर एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड इट विल लीड यू टू द रियलिस्टिक बजट। अच्छा, बेसिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं उसकी कास्ट मैनेजमेंट की, यू विल हैव टू लुक फॉर द कास्ट ऑफ द इंडिविजुअल यूनिट। तो उसके लिए फिर हम देखते हैं सी कि कास्ट मैनेजमेंट क्या है, कि कम से कम अमाउंट में ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो उसके लिए फिर एक थ्योरी है which is called the लर्निंग करो थ्योरी। इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब यह है कि सपोज अगर आप नंबर ऑफ आइटम इंक्रीज कर रहे हैं, तो उस पे कास्ट जो है वो कम आएगा। इट स्टेट्स दैट व्हेन मेनी आइटम आर प्रोड्यूस्ड रिपीटेटिवली, देन द यूनिट कास्ट ऑफ दोज आइटम डिक्रीजेस। फॉर एग्जांपल, अगर एक मशीनरी है, उससे 1 आवर में आप 20 यूनिट प्रिपेयर करते हैं, और सपोज अगर नेक्स्ट आवर में आप उससे 30 यूनिट प्रिपेयर करते हैं, तो इन यूनिट्स का ऑपरेशनल कास्ट कम होगा एज कंपेयर टू द यूनिट ऑपरेशनल कास्ट इन दिस आवर। इसको लर्निंग करो थ्योरी कहते हैं। और ये बेसिक प्रिंसिपल है कास्ट मैनेजमेंट का, कि कास्ट मैनेजमेंट क्या है, एज वी हैव डिस्कस्ड कि कास्ट जो है उसमें लॉसेस ना आ जाए, मीन विद इन द बजट जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। तो आपने फिर इस प्रिंसिपल को फॉलो करना होगा। ठीक है। अच्छा, अब हम जो कास्ट एस्टिमेट करते हैं, एज आल्सो वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड्स, दैट फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड अबाउट द लेबर, कि कितने हावर्स के लेबर चाहिए, हर लेबर का पर यूनिट आवर ना, पर आवर के चार्जेस कितने हैं, कौन कौन से मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं, कितने रिक्वायर्ड हैं,
उसका कास्ट क्या होगा, सब कंट्रैक्टर्स के चार्जेस, इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज एंड ट्रेवल्स। ये 5 कंपोनेंट जो है, दीज आर दी बेसिक सोर्सेज फॉर एस्टिमेशन ऑफ प्रोजेक्ट कास्ट। ठीक है, तो आपने इंडिविजुअली फाइंड करना है ना कि कितने हावर्स के लिए लेबर रिक्वायर्ड है, 1 आवर लेबर चार्जेस कितने होंगे, कौन से मटेरियल्स रिक्वायर्ड है, कितने रिक्वायर्ड है, उनकी कास्ट कितने होंगे, मशीनरी कितना रिक्वायर्ड होगा, ट्रेवल चार्जेस कितने होंगे, उसको कंबाइन कर ले, प्रोजेक्ट का कास्ट डिटरमाइन हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये डिफरेंट कास्ट होते हैं, आल्सो वी हैव डिस्कस्ड इट इन द प्रीवियस क्लास। ठीक है, एक डायरेक्ट कास्ट है which is directly accountable into the product. For example, salaries है या हार्डवेयर कास्ट है, इसको डायरेक्ट कास्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट कास्ट जो है, द कास्ट which is not directly accountable to the product. For example, electricity charges है। ठीक है, similarly recurring cost mean that is the regularly occurring cost. For example, रेंट ऑफ अ बिल्डिंग, ये हर मंथ आपने पे करना होगा, तो ये रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग, वन टाइम कास्ट। फॉर एग्जांपल, एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। सिमिलरली फिक्स्ड कास्ट है, दैट आर द एक्सपेंसेस व्हिच डज नॉट चेंज विद इंक्रीज और डिक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट। और एक वेरिएबल है जो नंबर ऑफ यूनिट की इंक्रीज और डिक्रीज के साथ वो चेंज हो रहा हो। एक नॉर्मल कास्ट है, दैट इज द वैल्यू ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, और एक एक्सपेडिटेड कास्ट है, सपोज अगर लेबर जो है ओवर टाइम कर लें तो उसकी जो एक्स्ट्रा कास्ट आएगा, इसको एक्सपेडिटेड कास्ट कहते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स है कास्ट के। ठीक है, सो Also we have discussed कि बजटिंग में या कास्ट एस्टिमेशन में जो प्रॉब्लम्स होते हैं या जो प्रॉब्लम आ सकते हैं, दैट इज लो इनिशियल एस्टिमेट। ठीक है, सपोज अगर आप इनिशियली जो एस्टिमेशन कर रहे हैं अगर आप लो कर लें, ठीक है, आप इन्फ्लेशन को कंसिडर ना करें, या अगर बीच में आपको कोई डिफिकल्टी आ जाए, टेक्निकल डिफिकल्टी आ जाए, कोई नेचुरल हैजार्ड्स आ जाए, या अगर प्रॉपरली आप रिसोर्स को और लेबर को डिफाइन ना करें, या कोई एक्सटर्नल अगर नेचुरल डैमेज आ जाए, सो इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम या इट कैन लीड टू द अनरियलिस्टिक कास्ट एस्टिमेशन। ठीक है, सो ये टर्मिनोलॉजीज याद रखें। तो ये डिफरेंट कास्ट होते हैं, जिस तरह हमने डिस्कस की। सपोज लेबर कास्ट जो है ये डायरेक्ट कास्ट होता है, रिकरिंग होता है, फिक्स्ड होता है और नॉर्मल होता है। ठीक है, बिल्डिंग की जो लीज है या उसकी जो रेंट है ये इनडायरेक्ट कास्ट होता है। ये डायरेक्टली आप प्रोडक्ट पे अप्लाई नहीं कर सकते डायरेक्टली, रिमेंबर। रिकरिंग होता है बिकॉज हर मंथ आपने अप्लाई पे करना होता है। फिक्स्ड होता है, नॉर्मल होता है। ठीक है, सो ये टाइप्स ऑफ कास्ट है और ये रिसोर्सेज है कि कौन सा का रिसोर्स है कौन से टाइप ऑफ कास्ट में आ जाता है। ठीक है, अब देखिए ये सिंपल प्रोफार्मा है फॉर द प्रोजेक्ट रिसोर्सेज। देखिए प्रोजेक्ट का नेम क्या है, डेट और टास्क। सपोज इफ यू आर प्रिपेयरिंग द कास्ट फॉर इंडिविजुअल टास्क, सो सपोज ये टास्क नंबर कौन सा है, टास्क नंबर 1 है, 2 है, 3 है। अब आ जाए रिसोर्सेज में। पीपल क्या है, मीन उसमें मैनेजर्स इन्वॉल्व है, सुपरवाइजर्स इन्वॉल्व है, कितने लोग इन्वॉल्व है या कितने हावर्स के लिए इन्वॉल्व है। सपोज 200 हावर्स के लिए मैनेजर्स रिक्वायर्ड है, कब रिक्वायर्ड होंगे, प्रोफेशनल टेक्नीशियन, नॉन टेक्निकल लोग कितने रिक्वायर्ड हैं, कितने टाइम के लिए रिक्वायर्ड है, तो उनके लिए कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा ना, उसको कन्वर्ट कर ले। जिस तरह हमने प्रीवियस एक एग्जांपल कर दी कि अगर आपको एक मैनेजर रिक्वायर्ड है 200 हावर्स के लिए, तो उसकी 1 हावर के चार्जेस कितने हैं, उसके साथ ओवरहेड चार्जेस और पर्सनल चार्जेस अकाउंट कर लें तो ये उसका टोटल कास्ट आ जाएगा। सिमिलरली प्रोफेशनल टेक्नीशियन है,
नॉन टेक्निकल लोग हैं, कितने हावर्स के लिए रिक्वायर्ड हैं, उनको ओवरहेड चार्जेस और दूसरे चार्जेस अकाउंट कर लें, तो आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेस का कास्ट आ जाएगा। सिमिलरली इस टास्क के लिए कितने मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं, सीमेंट कितना रिक्वायर्ड है, कोई और इक्विपमेंट कितना रिक्वायर्ड है, टूल्स कितने रिक्वायर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी पावर कितना रिक्वायर्ड होगा, स्पेस कितना रिक्वायर्ड होगा। तो उस हिसाब से अगर 100 स्क्वायर फीट रिक्वायर्ड है ना, तो 1 स्क्वायर फीट के चार्जेस कितने होंगे। सिमिलरली कितना यूनिट इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है, तो पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस कितने हैं, वो सारे यहाँ पे रखे तो उसका कास्ट आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली स्पेशल सर्विसेज, अगर सपोज इस एक्टिविटी में कोई रिसर्च कर रहा है, उसकी कोई टेस्टिंग हो रही है बीच में, तो उसके कितने चार्जेस आ जाएंगे, या अदर कंटिजेंसी चार्जेस कितने आ जाएंगे, इसको प्लस कर लें तो उस एक्टिविटी का कास्ट आ जाएगा। ठीक है, ये एक सिंपल प्रोफार्मा है। तो ऑल डेवलपिंग good resource requirement list, PMs and their teams must develop several estimates। इन हर एक एक्टिविटी के लिए आप डिफरेंट एस्टिमेट्स कर लें, उसको फिर कंपेयर कर लें, देन द बेस्ट वन विल बी सेलेक्टेड। एंड एक्चुअली हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं कास्ट एस्टिमेशन की। एक रफ ऑर्डर एस्टिमेट है, जो रूल ऑफ थंब होता है ना, कि एक एक्टिविटी के लिए ओवरऑल आप एक रफ अमाउंट जो है उसको एस्टिमेट कर लें। ठीक है, इसको गेस्टिमेट कहते हैं ना, कि आप गेसिंग कर रहे हैं, गेस्टिमेट या बॉलपार्क एस्टिमेट कहते हैं, एक रफ एस्टिमेट है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट से बहुत अर्ली जो है वो कर देते हैं, 2-3 ईयर्स बिफोर करते हैं। सपोज अगर 1 साल बाद हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे तो इस पे तकरीबन 3 मिलियन का खर्चा आएगा। सो ये क्या है, ये रफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, ये एक गेस हमने कर दी ना, गेसिंग कर दी। ठीक है, और एक्चुअल कास्ट जो होगा, सपोज अगर आपने एक गेसिंग कर ली कि इस प्रोजेक्ट पे, सपोज अगर प्रोजेक्ट जो है उसको आप 2-3 साल बाद करेंगे, सपोज इस पे कितना खर्चा आएगा, इतना खर्चा आएगा, या आपने एक गेसिंग कर ली ना, तो एक्चुअल अमाउंट कितना होगा, इससे 100% ज्यादा होगा या 50% इससे कम होगा। ये एक स्टैंडर्ड है। एक्चुअल कास्ट विल बी 50% लेस देन द गेस्टिमेट कास्ट और 100% ग्रेटर देन द गेस्टिमेट कास्ट। एक ये मेथड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने एस्टिमेट कर दी $100,000 की, तो उसका जो एक्चुअल कास्ट होगा वो 50,000 और 2 लाख के दरमियान होगा। ठीक है, दूसरा जो मेथड है वो बजटरी एस्टिमेट है। बजटरी एस्टिमेट जो होते हैं, दैट इज मोस्टली मेड 1 ईयर बिफोर, और उसका जो एक्यूरेसी होता है वो -10% टू +25% होता है। ठीक है, मीन अगर प्रोजेक्ट चल रहा है और आप उस टाइम एस्टिमेट कर ले कि इस प्रोजेक्ट पे सपोज $100,000 खर्चा आएगा, तो एक्चुअल कास्ट फिर क्या होगा, -10% टू 25% ऑफ दिस कास्ट, मीन $90,000 से $125,000 तक। तो आप देखिए ना, गेस्टिमेट वो प्रीवियस जो था उसका रेंज क्या था, 50,000 से $2 लाख के दरमियान था, और इसका रेंज क्या है, 90,000 से 125,000, मीन एक्यूरेसी की तरफ आप आ रहे हैं। और जो मेथड है वो डिफिनिटिव एस्टिमेट है, एक्यूरेट एस्टिमेट है। ठीक है, और इसका जो रेंज होता है वो -5% टू 10% होता है। मीन अगर इस हिसाब से आप कर लें तो फिर प्रोजेक्ट का जो कास्ट है वो 95,000 और $110,000 की दरमियान होगा। ठीक है, सो ये 3 टाइप्स है, गेस्टिमेट, बजटरी एस्टिमेट, डिफिनिटिव एस्टिमेट। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, यस सर। अच्छा, अब देखिए ये भी एक
एग्जाम्पल है, एक प्रोपरमा है। सी, जिस तरह हमने डिस्कस की ना कि हमारे पास एक प्रोग्राम में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होंगे, फिर हर प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट टास्क होंगे, फिर टास्क में डिफरेंट वर्क पैकेज होंगे। तो हर इंडिविजुअल वर्क पैकेज के लिए आपने कास्ट को एस्टिमेट करना है। तो ये प्रोजेक्ट नंबर कौन सा है, ये वर्क पैकेज कौन सा है, टास्क नंबर कौन सा है, ठीक है, ये उसकी नंबर्स लिखे ना कि ये उस प्रोजेक्ट का, उस टास्क का वर्क पैकेज है। फिर उसके लिए सपोज सीनियर इंजीनियर रिक्वायर्ड है, कितने टाइम के लिए, 40 आवर्स के लिए। उसका रेट क्या है, $18.5 है। तो 40 आवर्स का कास्ट कितना होगा, इतना होगा। सिमिलरली एक सब इंजीनियर रिक्वायर्ड है, उनकी 80 आवर्स रिक्वायर्ड है, उनकी चार्जेस $40 है, तो टोटल कास्ट उसका इतना आएगा। सिमिलरली फिल्टर रिक्वायर्ड है, ड्रॉप्टर रिक्वायर्ड है, चेकर रिक्वायर्ड है, हर एक की टाइम गिवन है और 1 आवर की चार्जेस गिवन है। तो ये इंडिविजुअल ह्यूमन रिसोर्सेज के कास्ट आएंगे ना, सो दैट इज ये आ जाएंगे। इसके साथ 10% वो पर्सनल टाइम जो है या कंटिजेंसी टाइम जो है उसको अकाउंट कर लें, ओवरहेड चार्जेस उसमें काउंट कर लें, तो टोटल लेबर कास्ट इतना आएगा। ठीक है, एक स्पेसिफिक एक्टिविटी पे। सिमिलरली उस एक्टिविटी में कितने मटेरियल्स रिक्वायर्ड होंगे फिनिशिंग के लिए, उसकी फैसिलिटी, ये जो है इसका इतना कास्ट आएगा, उसको कंटिजेंसी 15% काउंट कर लें। ठीक है, तो इतना कास्ट आएगा। सिमिलरली अगर एकोमोडेशन है, ट्रेवलिंग है, तो इतने अमाउंट उसका काउंट कर लेना। अगर कोई विजिट कर रहा है, सीनियर विजिट कर रहा है, ट्रेवलिंग हो रहा है, प्रोजेक्ट एक्टिविटी के दरमियान आपने सामान लाना है, ठीक है, तो टोटल प्रोजेक्ट का जो कास्ट आ जाएगा वो इतना होगा। तो ये एक एक्टिविटी के लिए कास्ट एस्टिमेशन का एक प्रोफार्मा है। ठीक है, अच्छा, मोस्टली थिंग जो है उसको हमने डिस्कस की। अगेन मोस्टली हमारे पास जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें या डायरेक्ट कास्ट होते हैं या इनडायरेक्ट कास्ट होते हैं, या एलिजिबल कास्ट होते हैं या इन एलिजिबल कास्ट होते हैं। एलिजिबल कास्ट मीन द कास्ट which occur directly, for example लेबर कास्ट, मटेरियल कास्ट, ये एलिजिबल कास्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, ये एलिजिबल कास्ट है। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास जो इन एलिजिबल कास्ट है, फॉर एग्जांपल इससे लोगों को क्या फायदा होगा, ठीक है, इससे एक्सपीरियंस कितने आएंगे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों में, ठीक है, तो ये इन एलिजिबल कास्ट है। या सपोज अगर इन्फ्लेशन की वजह से कोई लॉस्ट आ जाए तो ये कास्ट बी प्रोजेक्ट को अकाउंट होगा ना, लेकिन ये इन एलिजिबल है, ये इनडायरेक्ट कास्ट है। तो ये दो कास्ट को याद रखें। या टैक्सेस हैं, या अगर आपने लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है, अगर प्रोजेक्ट के लिए आपने लोन लिया हुआ है ना और उसके ऊपर अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो ये इन एलिजिबल कास्ट होगा। सो दो टाइप्स के कास्ट होता है, इन एलिजिबल कास्ट या एलिजिबल कास्ट। अच्छा, अब टोटल एलिजिबल कास्ट जो है उसमें ये है ह्यूमन रिसोर्सेज, ट्रेवल, इक्विपमेंट एंड मशीनरीज, ऑफिस चार्जेस, कॉन्ट्रैक्टर चार्जेस और अदर अगर कोई स्पेसिफिक है। तो ये 6 चार्जेस जो है दीज आर एलिजिबल चार्जेस, और हर एक को आप इंडिविजुअल फाइंड करेंगे ना। जिस तरह हमने प्रीवियस एग्जांपल कर दी कि ह्यूमन रिसोर्सेज कितने रिक्वायर्ड है पर हावर के हिसाब से उसके चार्जेस कितने होंगे, ट्रेवल कितने चार्जेस होंगे, सप्लाईज मटेरियल्स और मशीनरीज की कितने होंगे, ऑफिस के कितने होंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे। इसको अगर आप सम कर लेना तो दैट विल बी द टोटल डायरेक्ट एलिजिबल कास्ट। ठीक है, इनको आप सम कर लेना, तो ये टोटल को आप सम कर ले तो आपके पास एक नंबर आ जाएगा, दैट इज द टोटल डायरेक्ट एलिजिबल कास्ट। अच्छा, अब
इनका जो टोटल आ जाएगा ना, ये एक स्लाइड अगर आपको समझ आ जाए तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। ये आप सम कर लें, ये तो टोटल डायरेक्ट एलिजिबल कास्ट हो गया ना। अब इस कास्ट का 2% इसके साथ कंटिजेंसी ऐड कर लें, तो फिर टोटल डायरेक्ट एलिजिबल कास्ट क्या होगा? सम ऑफ दीज प्लस 2% ऑफ दीज, ये टोटल डायरेक्ट एलिजिबल कास्ट होगा। इसके साथ जो इनडायरेक्ट कास्ट है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, 7% ऑफ द टोटल डायरेक्ट एलिजिबल कास्ट, इसको अगर आप ऐड कर लें तो ये टोटल एलिजिबल कास्ट आ जाएगा आपके पास, या टोटल बजट आ जाएगा प्रोजेक्ट का। ठीक है, अगेन जो एलिजिबल कास्ट है उसकी 2% उसके साथ ऐड कर लें, फिर उसकी 7% उसके साथ ऐड कर लें, तो ये बजट आ जाएगा, ये कास्ट आ जाएगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है, इन चीजों का कास्ट फाइंड करना है, इंडिविजुअल ह्यूमन की और रिसोर्सेज की और इक्विपमेंट की और इन चीजों की। ठीक है, अभी भी ये इंडिविजुअल ये प्रोपार्माज है कि ह्यूमन रिसोर्सेज को आप किस तरह करेंगे। सो अगेन एज वी हैव डिस्कस कि लेबर कितना रिक्वायर्ड है, इंजीनियर कितना रिक्वायर्ड है, सुपरवाइजर कितना रिक्वायर्ड है, सपोज अदर टेक्नीशियन कितना रिक्वायर्ड है, कितने टाइम के लिए रिक्वायर्ड है, 1 यूनिट अब टाइम की चार्जेस कितने हैं, तो आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, फिर जो सेकंड है एलिजिबल कास्ट का, वो ट्रेवलिंग है ना, कि पूरी प्रोजेक्ट में या इस टास्क में कितना ट्रेवल रिक्वायर्ड होगा, कितने किलोमीटर का, और 1 किलोमीटर के ट्रेवलिंग चार्जेस कितने होंगे, तो ये आपके पास ट्रेवलिंग बजट आ जाएगा। सिमिलरली फिर इक्विपमेंट है कि कितनी मशीनरी यूज होगी, कौन कौन सी मशीनरी यूज होगी, उसकी पर हावर की चार्जेस कितने होंगे, तो ये इक्विपमेंट और मशीनरीज की चार्जेस आ जाएंगे। फिर ऑफिस कास्ट है कि ऑफिस का रेंट कितना है, ऑफिस में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें प्रिंटिंग चार्जेस हैं, फोटोस्टेट चार्जेस हैं, टी चार्जेस हैं, हेल्पर चार्जेस हैं, इसको आप कर लें इंडिविजुअल। फिर सब कॉन्ट्रैक्टेड सर्विसेज हैं, अगर आप किसी को हायर कर रहे हैं उस एक्टिविटी के लिए, ठीक है, और अदर चार्जेस हैं, तो ये आपकी टोटल एलिजिबल कास्ट आ जाएंगे ना वहां तक। उसकी फिर 2% लेके उसके साथ ऐड कर लें, फिर आफ्टर एडिशन ऑफ 2% उसके 9% ले लें, तो एट द एंड यू विल गेट द टोटल एलिजिबल कास्ट। ठीक है, तो ये आपके पास जो है पूरा बजट आ जाएगा। ये भी एक एग्जांपल है, इसको आप प्रॉपरली देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, कितने हावर्स के लिए रिक्वायर्ड हैं, 1 हावर के चार्जेस कितने हैं। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्टर हैं, उसकी कितने अमाउंट रिक्वायर्ड है, हार्डवेयर इक्विपमेंट कितने रिक्वायर्ड है, सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है, ट्रेनी कास्ट, ट्रेवल कास्ट है, तो टोटल प्रोजेक्ट कास्ट आपके पास ये आ जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, समझ आ गया कि नहीं? यस। तो दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रोजेक्ट बजट प्रिपरेशन है। ये कुछ एग्जांपल्स है, इसको फिर आप स्टडी कर लें। ठीक है, यहाँ पे एक लिंक भी है, ये जो है ऑनलाइन बजट कैलकुलेटर है। ठीक है, ऑनलाइन बजट, इस पे अगर आप चले जाए ना, तो वहां पे आपको लिखा होगा कि ह्यूमन रिसोर्सेज कौन कौन से रिक्वायर्ड है, कितने टाइम के लिए रिक्वायर्ड है, पर यूनिट के चार्जेस कितने हैं। तो हर एक ह्यूमन रिसोर्स, मटेरियल्स, अगर इसको आप एंटर कर लें, एट द एंड आपको पेवर बजट आ जाएगा कि इस बजट की इतनी रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट है, तो उस पे टोटल खर्चा इतना आ जाएगा। वो इंटरनली उसमें वो ओवरहेड चार्जेस और कंटिजेंसी और सब कुछ अकाउंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक ऑनलाइन मेथड है फॉर द बजट प्रिपरेशन। सो बीइंग एन इंजीनियर, whenever you are dealing with any project, okay, if you are doing job in any organization,
सो द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आ जाती है जॉब में, वो बजट के साथ डील करना होता है कि बजट को आप किस तरह प्रिपेयर करेंगे, उसकी कास्ट को आप किस तरह एस्टिमेट करेंगे, और फिर एक्चुअली बजट के अंदर प्रोजेक्ट को किस तरह कंप्लीट करेंगे. सो दैट इज द कास्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट कास्ट मैनेजमेंट. ठीक है.